गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 13 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 1300 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज क्लास नंबर 14 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। रामानंद के बाद कबीरदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने के लिए। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुद्धाद्वैतवाद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वैतवाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी हरिदास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पुष्टि मार्ग के जहाज किसको कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिदासी संप्रदाय। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्वाचार्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन श्री संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो निम्नलिखित में से कौन श्री संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कौन माधव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इनमें से कौन माधव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्वाचार्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैत की स्थापना किसने की? तो विशिष्टाद्वैत की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। विशिष्टाद्वैत में किस वाद का खंडन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विशिष्टाद्वैत में किस वाद का खंडन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवाद। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैताद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो द्वैताद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्काचार्य। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु स्वामी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इनमें से कौन रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हित हरिवंश। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन साध संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इनमें से कौन साध संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीरभान। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो लाल पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत लाल दास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो दादू पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संत दादू दयाल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत कवि जंभनाथ। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व सुखी शाखा का प्रवर्तक कौन है? तो तत्व सुखी शाखा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाराम जी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय के स्वसुखी शाखा का प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सखी संप्रदाय के स्वसुखी शाखा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राधा चरण दास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिदास निरंजनी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय गोविंद की गद्दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय गोविंद की गद्दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निम्बार्क संप्रदाय। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमन राजे। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है? तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 16। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है पदावली, ये किस भाषा में लिखा गया था? ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पदावली की भाषा क्या है। तो पदावली जो है ये मैथिली भाषा में लिखा गया था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि विद्यापति जो हैं उन्होंने 3 भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। एक है मैथिली, दूसरा है संस्कृत और तीसरा है अवहट। तो पदावली जो है बहुत ही प्रसिद्ध विद्यापति की रचना है। ये उन्होंने जो है
मैथिली भाषा में लिखा था और इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो 3 से 4 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मैथिली, संस्कृत और अबहट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधूत मत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अवधूत मत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाथ। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पौमचर्यू। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो मैथिली हिंदी में कौन सी रचना लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पदावली, जिसके लेखक हैं विद्यापति। इनमें से रासों को अर्ध प्रामाणिक रचना किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से किस इतिहासकार ने जो है पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक माना है या अर्ध प्रामाणिक रचना माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक रचना माना है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ में प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपमंजरी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1503 ईस्वी में की गई थी? तो किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना जो है 1503 ईस्वी में की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृगावती। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कुतुम्बन। तो 2 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, माधवानल कामकंदला। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंधर्व सेन। तो पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरड़े वाणी का संपादन किसने किया था? तो हरड़े वाणी का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संत दास और जगन्नाथ दास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये कि हरड़े वाणी का संपादन किसने किया था। तो वो है संत दास और जगन्नाथ दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीरदास ने वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अहिंसा का तत्व। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विठलनाथ। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वियोग श्रृंगार। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकी मंगल किस भाषा में रचित ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जानकी मंगल किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवधी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिहट
वापट की रचना का नाम क्या है? तो हरिहट वापट की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पौरुषीय रामायण। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अग्रदास के गुरु कौन है? तो इनमें से अग्रदास के गुरु कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदास पयहरी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राणचंद चौहान। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसन्न राघव के रचयिता कवि कौन है? तो प्रसन्न राघव के रचयिता कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य संप्रदाय। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो रस निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया जो है ये रस निरूपक ग्रंथ है केशव दास का। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्दात काव्य का मूल स्रोत है, ये किसने कहा है? तो उद्दात काव्य का मूल स्रोत है, ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है लोजाइनस ने। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रासदी का लक्ष्य क्या है? तो त्रासदी का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है भावों का विवेचन एवं यथार्थ का ज्ञान। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला आश्रयजन्य नहीं है, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कला आश्रयजन्य नहीं है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है अरस्तु ने। चौपाई में 16 मात्राएं, दोहा और सोठा में 24 मात्राएं, उल्लाल में 28 मात्राएं एवं हरिगीतिका में भी 28 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से जो है प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दोहा और सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो 24 मात्राएं होती हैं। उल्लाल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। तो 4 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंडक किसे कहते हैं? तो दंडक किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्णवृत्त में 26 वर्ण से अधिक वाले दंडक कहलाते हैं। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद छंद में आर्ट ऑफ म्यूजिक नहीं मिल सकता, वहाँ आर्ट ऑफ रीडिंग है। वह स्वर प्रधान नहीं व्यंजन प्रधान है। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। स्वच्छंद छंद में आर्ट ऑफ म्यूजिक नहीं मिल सकता, वहाँ आर्ट ऑफ रीडिंग है। वो स्वर प्रधान नहीं है व्यंजन प्रधान है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है निराला ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये कथन किसका है। तो ये कहा है निराला ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद की कल्पना हिंदी में विधिवत किस युग में प्रारंभ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से पढ़ते हैं। तो मुक्त छंद की कल्पना जो है हिंदी में विधिवत किस युग में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छायावाद में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीव्स ऑफ द ग्रास पुस्तक किसका है? तो लीव्स ऑफ द ग्रास पुस्तक किसका, किसने लिखा ये? तो इसके लेखक हैं वाल्ट व्हिटमैन। छंद में लय क्या है? तो छंद में लय क्या है? तो लय का अर्थ है, लय एक संयत व्यवस्था है जो स्वर के आरोह विरोह से अवरोह से उत्पन्न होती है।
तो छंद में लय का अर्थ है, लय एक संयत व्यवस्था है जो स्वर के आरोह अवरोह से उत्पन्न होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छंद शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पिंगल शास्त्र। दोषों के लक्षण का विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोषों के लक्षणों का विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो है आचार्य वामन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो वह दोष है, ये कथन किसका है? तो मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो वह दोष है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य मर्मट ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण काव्य की संपत्ति अर्थात सौंदर्य विधायक तत्व और दोष उसकी विपत्ति अर्थात सौंदर्य विधातक तत्व है, ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। गुण काव्य की संपत्ति अर्थात सौंदर्य विधायक तत्व और दोष उसकी विपत्ति अर्थात सौंदर्य विधातक तत्व है, तो ये कहा है आचार्य दंडी ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण कथन जो है किसका है? तो वो है आचार्य दंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना, आलोचना समुच्चय नामक आलोचना संग्रह का प्रकाशन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आलोचना समुच्चय नाम से आलोचना संग्रह का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद किस काल में लिखा गया था? तो मिश्र बंधु विनोद किस काल में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्विवेदी युग में। हिंदी की प्रथम व्यवहारिक समीक्षा समाहित नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संयोगिता स्वयंवर, और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। इसे जो है हिंदी की पहली व्यवहारिक आलोचना की संज्ञा देनी पड़ी थी। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्क्सवाद सिखाता हूं कि हर चीज पर डाउट करो, ये कथन किसका है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले आलोचक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक कौन हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन करने वाले आलोचक कौन हैं? तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। तो द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन करने वाले आलोचक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय मूल्यों में गहन आस्था रखने वाले आलोचक कौन हैं? तो मानवीय मूल्यों में गहन आस्था रखने वाले आलोचक कौन हैं? तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता को साहित्य और रस का पर्याय मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो मनुष्यता को साहित्य और रस का पर्याय मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वर्ण भेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक कौन हैं? तो वर्ण भेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक कौन हैं? वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित आलोचक कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। समकालीन समीक्षा की दोनों धारा वस्तुवाद और भाववाद का समन्वय का प्रयास किसने किया था? तो समकालीन समीक्षा की दोनों धारा वस्तुवाद और भाववाद का समन्वय का प्रयास किसने किया था? तो वह हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। आलोचना के नवीन मानदंडों
की स्थापना करने वाले आलोचक कौन हैं? तो आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना करने वाले आलोचक कौन हैं? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दार्शनिक अनुशासन के आलोचक कौन हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो दार्शनिक अनुशासन के आलोचक कौन हैं? तो वो है डॉक्टर देवराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना की पुस्तक नया साहित्य नए प्रश्न के लेखक कौन है? तो आलोचना की पुस्तक नया साहित्य नए प्रश्न किसने लिखा है? तो ये हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता के प्रतिमान तथा नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखा है? तो नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष नामक आलोचनात्मक पुस्तकें किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं कृति किसकी है? तो इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। नई कविता स्वरूप और समस्याएं नामक पुस्तक किस साहित्यकार ने लिखा है? तो इसके लेखक हैं जगदीश गुप्त। तो नई कविता स्वरूप और समस्याएं इस पुस्तक के लेखक हैं जगदीश गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिकता के पहलू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आधुनिकता के पहलू इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विपिन कुमार अग्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा, विपिन कुमार अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना के बीज शब्द साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जैसे पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी आलोचना के बीज शब्द साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बच्चन सिंह। तो उसको आप नोट कर लीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछा था परीक्षा में कि साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद के लेखक कौन है? तो वो हैं बच्चन सिंह। हिंदी आलोचना के बीज शब्द के लेखक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध कला का तीसरा बाण किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। राम जी की चींटी राम जी का शेर किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम जी की चींटी राम जी का शेर नामक निबंध किसने लिखा है? तो इस निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि ये किस विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है निबंध के अंतर्गत। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। जिसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस तथा शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट नामक लंबे आलोचना निबंध किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो फिर से पढ़ते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस तथा शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट नामक लंबे आलोचनात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो ये लिखा है विजयदेव नारायण शाही ने। जिसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो वो है विजयदेव नारायण शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे जो है बिहारी के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं कि किसने जो है बिहारी के बारे में क्या कहा है। तो ऋतुकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये कथन किसका है? तो इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है। ये भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो बिहारी की कविता में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। ये किसने कहा है?
तो ये भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है बिहारी के संदर्भ में, ये जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है। ये पंक्ति जो है या ये कथन जो है किसने कहा है और किसके लिए कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है, ये किसका कथन है? तो बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है लाला भगवान दिन ने। यदि सुर सुर तुलसी तुलसी उड़गन केशव हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कहा है राधाचरण गोस्वामी ने। तो फिर से पढ़ते हैं। यदि सुर सुर तुलसी तुलसी उड़गन केशव हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। तो ये कहा है राधाचरण गोस्वामी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिकाल को उपधाराओं में विभाजित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऋतिकाल को उपधाराओं में विभाजित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अपने साहित्य इतिहास में 7वें खंड का नाम क्या रखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने से पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अपने साहित्य इतिहास में 7वें खंड का नाम क्या रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋतिकाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अपने साहित्य इतिहास में 7वें खंड में ऋतिकाल नाम रखा था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति ही उक्त काव्य पंक्तियाँ किस आचार्य की है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो विशिष्ट पद रचना रीति ही ये किस आचार्य ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य वामन। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज जो है ये किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है राग दरबारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, और इसी के साथ जो है हमारा क्लास नंबर 14 यहाँ पे समाप्त हुआ। कल क्लास नंबर 15 की शुरुआत होगी, और कल भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे, और ऐसे करके हम संपूर्ण 2000 प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।